नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन डॉट नेट कोर रेस्ट एपीआई पार्ट 3। दिस इज़ माय पार्ट 3। जैसे आपको पता है कि मैं हर पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस लेता हूँ और यकीन मानिए कि जो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ बता रहा हूँ वो मेरे रियल टाइम एक्सपीरियंस के हैं। अगर आप एज ए बिगनर हैं, एज ए एक्सपीरियंस्ड, अगर आप कहीं किसी भी कंपनी, किसी भी एमएनसी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन क्वेश्चंस के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने एक बहुत अच्छी मेहनत की है, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ पहले ये काम कर लें, इससे थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे आज के वो होंगे 11 से स्टार्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं और जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा सिक्योरिटी के ऊपर। तो एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर जो वीडियोज़ हैं इसके अंदर मैं कोई आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका कोई अगर जनरल इंटरव्यू होता है तो वो आपसे वर्बली क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे एक कॉन्सेप्ट चाहता है और उस कॉन्सेप्ट का आप सिंपल सा जवाब देते हैं और उस जवाब के बेस पर आपको उस आपका सिलेक्शन होता है। तो ये हमारा एक जनरल प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि मैं कंप्लीट इन जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता रहा हूँ उनके इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको विद कोड आपको करके बताऊंगा, तो वो उसमें आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम वीडियो को साइज ना बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन जनरली इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रेस्ट एपीआई की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है जो हम लोगों से जनरली पूछा जाता है दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट JWT फॉर ऑथेंटिकेशन एंड व्हाट इज रिफ्रेश एंड एक्सेस टोकन इन वेयर टू यूज देम। ओके, तो आपने JWT पढ़ा होगा, जेसन वेब टोकन होता है कि ठीक है, हम अगर यूजर की रिक्वेस्ट को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट एप्लीकेशन विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द ऑथराइजेशन सर्वर, जहां वो अपने यूजर नेम पासवर्ड भेजता है। फिर सर्वर क्या करता है कि उस यूजर नेम पासवर्ड को चेक करता है कि डेटाबेस से कि ये सही है या नहीं है। अगर सही होता है तो वो एक टोकन क्रिएट करता है और टोकन क्लाइंट को दे देता है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट उसकी जो रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट में वो टोकन भी लेके आती है कि हाँ ये मेरा टोकन है जिसे मैं पहले अपना क्रेडेंशियल्स चेक करा चुका हूँ। तो सर्वर क्या करेगा, अच्छा ठीक है ये टोकन आ गया है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इस सर्वर से रिस्पॉन्स भेजूंगा, हाँ ठीक है अब आप इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होता है दैट मे बी डन विद द हेल्प ऑफ JWT। ओके, लेकिन अगर आपने टोकन के अंदर एक्सपायरेशन टाइम सेट कर दिया कि ये 3 मिनट तक रहेगा, 3 मिनट के बाद अगर रिक्वेस्ट दोबारा से आती है टोकन के साथ जो आपने टोकन जनरेट करके दिया था, तो उस कंडीशन में सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेज देता है कि भैया आप यू आर नॉट ऑथराइज्ड। तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाने जा रहा हूं दैट मे बी डन विद द हेल्प ऑफ रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन। तो होगा क्या, अब देखिए थोड़ा सा हमारा तरीका जो है इम्प्लीमेंटेशन का चेंज होगा। पहले ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा ऑथराइजेशन सर्वर है। ऑथराइजेशन सर्वर का मतलब हुआ कि आप डेटाबेस से चेक कर रहे हो कि ये क्रेडेंशियल सही है या नहीं है, जो उसने यूजर नेम पासवर्ड भेजे हैं वो सही है या नहीं है। तो होगा क्या, पहले ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है, उससे ऑथराइजेशन सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी, यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होंगे। तो यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करने के बाद ऑथराइजेशन सर्वर टोकन क्रिएट करेगा। अब एक टोकन क्रिएट नहीं करेगा, 2 टोकन क्रिएट करेगा, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, ठीक है। तो जो रिफ्रेश टोकन होगा उसका टाइम ज्यादा होगा और एक्सेस टोकन होगा उसका टाइम कम होगा। एक जनरल एक एग्जांपल है, रिफ्रेश टोकन टाइम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैंने 10 मिनट रख दिया और एक्सेस टोकन टाइम मैंने 3 मिनट रख दिया। तो होगा क्या कि जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट यूजर सेंड करेगा किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो उसके साथ में रिक्वेस्ट के साथ में एक्सेस टोकन आएगा, रिफ्रेश टोकन नहीं आएगा। रिफ्रेश टोकन क्लाइंट एप्लीकेशन के पास है, उसकी कुकीज में जाके वो सेव हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा तो एक्सेस टोकन के साथ भेजेगा और वो 3 मिनट के अंदर ही भेजेगा, क्योंकि आपने एक्सेस टोकन का जो एक्सपायरेशन टाइम था वो 3 मिनट का ही रखा था। तो होगा क्या, रिसोर्स सर्वर उसे रिसोर्स दे देगा अगर 3 मिनट के अंदर भेजता है। लेकिन अगर उसने एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजी जो 3 मिनट के बाद भेजता है, तो 3 मिनट के बाद तो एक्सेस टोकन एक्सपायर हो चुका है, तो फिर क्या होगा, ये जो 5th नंबर की रिक्वेस्ट आएगी और 3 मिनट के बाद भेज रहा है ये, तो रिसोर्स सर्वर इसे इनवैलिड टोकन एरर देगा कि ये आपका टोकन गलत है, क्योंकि वो रिसोर्स सर्वर से रिमूव हो चुका है 3 मिनट के बाद, ठीक है। तो क्लाइंट कहेगा अच्छा ठीक है एक्सेस टोकन हो गया तो ये मेरा रिफ्रेश टोकन लो। तो वो रिफ्रेश टोकन दोबारा से यहाँ से भेजता है ऑथराइजेशन सर्वर पे
वापस से वो एक्सेस टोकन क्रिएट करेगा और रिफ्रेश टोकन क्रिएट करेगा और इस क्लाइंट एप्लीकेशन को देगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब ये रिफ्रेश टोकन भेजेगा तो रिफ्रेश टोकन जो होगा ऑथराइजेशन सर्वर के पास जो आएगा, वो रिफ्रेश टोकन पहले से आपका सेव्ड होगा, क्योंकि आप उसका टाइम आपने 10 मिनट रखा था। तो ये हमारा एक जनरल आइडिया होता है जब हमारे एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन वाले इश्यूज आते हैं। तो होता क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर एक्सेस टोकन आपने जो दे दिया उसे और वो एक्सपायर हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड 12 क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ टू परफॉर्म लॉगिंग इन .NET कोर API। ओके, लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी अगर एरर आता है, कोई वार्निंग आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसको आप कैसे लॉग बना सकते हो उसकी, और जिसे आप चेक करके और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर जो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में क्या है, ऐसा नहीं है कि .NET कोर API में लॉगिंग इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी जैसे लाइक Sarilog हो गया, ठीक है, इनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको एक लॉगर प्रोवाइडर्स के खुद की इनबिल्ट लॉगिंग मैकेनिज्म भी होती है, तो आप चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने program.cs फाइल के अंदर क्रिएट डिफॉल्ट बिल्डर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे। तो उसका एक सैंपल मैंने आपको यहाँ बना के दिया हुआ है। आप यहाँ स्क्रीन पे अगर देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि आपने किया क्या, दिस इज़ योर program.cs फाइल, और इसके अंदर क्रिएट होस्ट बिल्डर के अंदर हम लोग यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कन्फिगर लॉगिंग। ओके, सो ये कन्फिगर लॉगिंग करके आ रही है, कंसोल के जो एरर्स होते हैं उनको लॉग करेगी, डीबगिंग के एरर्स, इवेंट लॉग्स एरर एंड इवेंट सोर्स लॉगर एंड ट्रेस सोर्स। तो ट्रेस करने का और जो भी मतलब आप जिन लॉगिंग्स को आप यहाँ लगाना चाहते हो उनको आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप अपनी ऐप setting.json फाइल के अंदर आप अपना एक लॉगिंग के लिए वो बनाएं, और यहाँ पर भी आप चाहें तो लॉगिंग के इम्प्लीमेंटेशन को कर सकते हैं। तो इसके डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक कंप्लीट एक टॉपिक है जैसे मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जैसे एक्सेप्शंस आते हैं जो उनको भी आप लॉक कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आप ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शंस आते हैं और उनको आप अगर लॉक करते हो, इट मीन्स दैट इट विल डिग्रेड द वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ठीक है, हम आगे देखेंगे इसके बारे में कैसे ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस डाउन होती है। और इसके बाद आता है थर्ड पार्टी एरर लॉगिंग पैकेजेस भी आपके पास होते हैं, लाइक Sarilog हो गया, Nlog हो गया, Elmai हो गया। ओके, तो आप चाहें तो इनका यूज़ करके भी अपनी लॉगिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो लॉगिंग वगैरह में वो डेटाबेस में भी लॉगिंग कर सकते हो, फाइल पे भी राइट कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी अप्रोच बेटर लगती है। इसके बाद जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ API। ओके, सो इफ़ योर API इज टेकिंग मोर टाइम, इट मीन्स दैट द यूजर विल गेट द स्लो रेस्पॉन्स। ओके, एंड वी डो नॉट वांट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड वो आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही है कि असिंक एंड अवेट का पर्पस क्या है, क्यों यूज में लिया जाता है REST API के अंदर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप अपने API के अंदर एंड पॉइंट्स बनाते हो या एक्शंस बनाते हो, तो उन एक्शंस के अंदर आप असिंक और अवेट का यूज़ करते हैं। असिंक होता है आपका एक तरीके से रिटर्न टाइप, तो वो आपको अपने फंक्शन के नेम के पहले लिखना पड़ता है, लाइक आप लिखते हैं पब्लिक असिंक टास्क, फिर उसके अंदर जो वैल्यू वो रिटर्न करने वाला है वो, और फिर एक्शन का नेम। और अवेट जो होता है वो रिटर्न टाइप के साथ आता है, तो जो आप अवेट का यूज़ कर रहे हैं वो एज ए रिटर्न टाइप में आएगा, तो अवेट आपका वहाँ यूज़ में होता है। ओके, तो ये बेसिकली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। आपकी जो परफॉर्मेंस के बोटलनेक्स होते हैं उनको रिमूव करता है, और आपकी रेस्पॉन्सिवनेस जो होती है एप्लीकेशन की उसको ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको फिर ये समझना चाहिए कि जितने भी आप एक्शन बनाए API के अंदर वो असिंक और वेट का यूज़ करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो, क्योंकि परफॉर्मेंस इज द मेजर थिंग ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई API का आउटपुट दूसरी API के लिए इनपुट है, तो उस कंडीशन में आप असिंक का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ आपको सिंक्रोनस मेथड ही बनाने होंगे। असिंक में होता क्या है, थोड़ा सा इसे समझाने के लिए मैंने 2 पिक्चर्स लिए हैं वेबसाइट से किसी से, तो वो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। अगर आपकी सिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती हैं तो ये 3 मल्टीपल यूज़र्स हैं जो आपके एक थ्रेड पूल को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो होगा क्या, जब तक फर्स्ट वाले यूज़र को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, यानी कि उसके लिए जो थ्रेड है जो आपने यहाँ दी हुई है वो जब तक फ्री नहीं होगी, सेकंड वाले को रिस्पॉन्स मिलने का सवाल ही नहीं है। तो उसे सेकंड वाले को क्या वेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले की वजह से अगर इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई फाइल को रीड कर रहा है, वो बहुत बड़ी फाइल है उसे रीड कर रहा है वो, तो उस कंडीशन में आपका सेकंड वाले को
रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपकी थ्रेड अवेलेबल नहीं है। और इस इशू को हम पूल स्टारवेशन भी बोलते हैं। ओके, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप यहाँ देखें, ये एक सेपरेट अप्रोच जो असिंक्रोनस का यूज़ करती है। बेसिकली आपको ये अप्रोच से कोई मतलब नहीं, आपको असिंक और अवेट का यूज़ करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहा है। तो आप यहाँ देखें, ये आपके 3 असिंक रिक्वेस्ट हैं। तीनों असिंक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए 3 बैकग्राउंड थ्रेड्स आपकी वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक की वजह से दूसरे का रिस्पॉन्स पे कोई डिले आए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपको तभी यूज़ में लेना है जब आपके एंड पॉइंट्स या फिर एपीआई के एक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्वैगर इन .NET कोर एपीआई। पोस्टमैन का तो आपने शायद नाम सुना होगा। पोस्टमैन हम क्यों बनाते हैं? पोस्टमैन को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप अपनी एपीआई की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि आपकी एपीआई में गेट रिक्वेस्ट पे, पोस्ट पे, पुट पे, डिलीट पे कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन यहाँ स्वैगर का पर्पस क्या होता है? ये बेसिकली एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ में आती है। क्लाइंट इसे यूज़ नहीं करता, डेवलपर इसे यूज़ में लेता है। तो यहाँ इट इज़ ए ओपन सोर्स टूल बिल्ड विद द अराउंड द ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो आप अगर इसका थोड़ा सा आउटपुट देखें तो हम swagger.html मतलब इसे कॉन्फ़िगर करने के बाद हम जो स्वैगर को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर हम एपीआई को रन करते हैं, तो वहाँ एक swagger.html URL पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ ये देखेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट को बता रहा है, ये पोस्ट को बता रहा है, देन ये नीचे पुट को बता रहा है, गेट को बता रहा है। तो ऐसे करके सारी की सारी रिक्वेस्ट के लिए यहाँ डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, तो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। फिर आता है हाउ टू सिक्योर रेस्ट एपीआई। सिक्योरिटी इज़ अ मेजर कंसर्न। कैसे आप, किस तरीके से, कौन कौन सी टेक्निक्स आपकी हो सकती हैं जिससे आपकी एपीआई सिक्योर रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे फेसबुक है, आप फेसबुक की एपीआई यूज़ करते हो, आप कैसे यूज़ करते हो रेस्ट एपीआई? वो कहता है लाइक बटन लगाना है आपको शेयर बटन लगाना है, तो आप मेरी एपीआई को यूज़ करिए, अकाउंट क्रिएट करिए, डेवलपर टूल पे जाइए, वहाँ से जाके क्रिएट करें। तो बेसिकली कर क्या रहा है, वो आपको एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करा रहा है, यूज़र का इनपुट बता रहा है कि ये इनपुट देना है, इसका आउटपुट मैं ये दूंगा। ठीक है, वो आपको रीड करना है, दैट्स इट। लेकिन आप कैसे सिक्योर बनाएंगे? तो उसके सिक्योर बनाने के लिए जो क्वेश्चन इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि ऑलवेज यूज HTTPS। HTTPS में क्या होता है? इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द SSL सर्टिफिकेट। आपके एप्लीकेशन के अंदर SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रेडेंशियल जो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर पे जो जा रहे हैं, यानी कि यूज़र ने पासवर्ड, वो आपके ऑथेंटिकेटेड, मतलब आपके इनक्रिप्ट होके जाएँ या फिर बीच में कोई हैकर उनको एक्सेस नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम HTTPS का यूज़ करते हैं। और एक और बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन HTTP2, तो वहाँ पर क्या रहता है कि आपका जो रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो, तो मल्टीपल यूज़र्स को एक सिंगल कनेक्शन जो होता है, जो एक यूज़र के लिए बना, वही कनेक्शन दूसरे यूज़र, तीसरे यूज़र, फोर्थ यूज़र के लिए भी काम कर जाता है। तो वहाँ पर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कभी डिग्रेड नहीं होती और एप्लीकेशन भी परफेक्टली काम करती है। दूसरा होता है यूज़ पासवर्ड हैश। यूज़ पासवर्ड हैश का मतलब क्या होता है कि जब आप पासवर्ड वगैरह के डेटा शेयर कर रहे हो, तो वो आपका हैशिंग में होना चाहिए। तो हैशिंग के लिए vscript, script नाम के कोई काफ़ी आपकी एल्गोरिथम्स होती हैं जिनका यूज़ करके आप अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं। नेवर एक्सपोज इन्फॉर्मेशन ऑन URL। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, लाइक आपने यहाँ देखिए दे दिया HTTPS API yogesh.net.com, दिस इज़ माई डोमेन जहाँ हमारी API होस्टेड है। यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र्स ID और सम एक्शंस और API की। अब आपने API की इस तरीके से दे दी, तो ये API की का मतलब क्या हुआ? की को आप और लोगों को भी बता रहे हो। होता क्या है, आपका ये ब्राउज़र में स्टोर हो जाता है और इससे कई बार ऐसा होता है सर्वर पे इश्यूज जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि API की से ही वो सारे टास्क को परफॉर्म करता है। फिर ये एक ऑथेंटिकेशन OAuth के नाम से ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क होता है, तो आप इसे यूज़ करें। प्रेजेंटली ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, अगर मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँ, कि आपके अगर 50 एंड पॉइंट्स हैं और 50 एंड पॉइंट्स पे आप ये सेट करना चाह रहे हो कि कौन सा यूज़र किस किस एंड पॉइंट को यूज़ कर सकता है, ठीक है ना, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, वो अगर सेटिंग करनी हो तो यूज़ ऑथ का यूज़ करके आप यहाँ कर सकते हैं। दूसरा है टाइम स्टैम्प इन रिक्वेस्ट। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है, जब आपकी रिक्वेस्ट जा रही है तो उसमें आप करंट टाइम को भेजें। टाइम स्टैम्प में सेकंड्स भी आते हैं, मिनट्स भी आते हैं। तो रिक्वेस्ट जब जा रही है आपकी और इम्प्लीमेंट हो रही है, तो सर्वर उसे चेक करता है कि ये करंट टाइम स्टैम्प जो है और उसका सिस्टम का जो करंट टाइम स्टैम्प है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर बहुत 1-2 मिनट का डिफरेंस तो चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि अगर आपने यूज़र को दे रखा है कि ये पर्टिकुलर API इंडिया से ही एक्सेस होगी और वहाँ का टाइम स्टैम्प इंडिया का तो सेम है, इंडिया से एक्सेस करेगा, लेकिन अगर रशिया से या US से या किसी अदर कंट्री से अगर करता है तो टाइम स्टैम्प अलग हो जाएगा, तो वहाँ पर वो एरर देगा। तो ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और फिर है लास्ट एंड फाइनल इनपुट पैरामीटर वैलिडेशंस। तो आपके जितने भी इनपुट पैरामीटर्स होते हैं उनको वैलिडेट करें आप। तो दीज आर द गुड प्रैक्टिसेस। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे मैं और भी बनाऊंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।